और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कह नहीं पाए कि टैंक को लेफ्ट में ले जाइए, उसका बैरल ऊपर करिए, 40 डिग्री में घुमाइए और फिर एक फायर करने की पोजीशन में आइए। पिशाची आनंद उन्हें मिला कि अब तो सरकार को मैंने घेर लिया। आखिर में जो फंसता है और फंसा है वो है भारतीय जनता पक्ष और ये एक तरह से जो विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई, क्या ये टूल किट का हिस्सा है? राहुल गांधी भाजपा की एक उनके दिल के ऊपर भरोसा नहीं करते और इसीलिए राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं। एफआईआर एक तरफ है और एक तरफ उनका ये सब्सटेंस। जय हिंद दोस्तों, एकेएम डीप एनालिसिस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। अमूमन मैं राहुल गांधी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाता क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके ऊपर कुछ भी कहना और यहाँ तक कि कोई बात भी करना मुझे ठीक नहीं लगता। हमारे भारत देश की राजनीति के लिए ये एक श्राप है और कम नसीबी है हमारी कि हमें मोदी सरकार के सामने एक ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो उन्हें अपनी गलती का एहसास कराए। और ये जनाब जो हैं राहुल गांधी, इनकी जो भी गतिविधियां हैं वो इतनी हद तक गिर चुकी है कि अब इन्हें ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है ये देश के खिलाफ काम करता है। कुछ लोग इसको देशद्रोही भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको नाम दे रखे हैं। ये साहब खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं, बेशर्मी से वो जिद्दी है। जो भी वो करते हैं वो मनमाने तरीके से करते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं और इतनी हद तक इनका रवैया होता है कि सामने वाला सिर पीट ले। क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मुख्य विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्हें खुद को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। ज़्यादातर विरोधी दल जो हैं ऑपोजिशन में, वो उनको अपना नेता अब नहीं मानते हैं। आप इनके जो बेशर्मी के और ये जो मैंने जो कहा कि देश के खिलाफ जो वो कार्य करते हैं उसके बहुत सारे किस्से आप जानते हैं। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी एक मामला चल रहा है, वो जनरल मुकुंद नरवणे की किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसमें जनरल ने कुछ जगह पर लिखा है कि टैंक्स, चाइनीज़ टैंक्स वहाँ पर आ गए 2020 में गलवान में, और वहाँ पर जो उनका स्टैंड ऑफ चल रहा था भारत की सेना और चीन की सेना के बीच में, तो उन्होंने कहा कि आई टू आई कॉन्टैक्ट में टैंक्स आ गए। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि जो आपको ठीक लगे। अब इनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री ने इन्हें जो जवाब दिया उसकी जिम्मेदारी उस पर डाल दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें कह नहीं पाए कि टैंक को लेफ्ट में ले जाइए, उसका बैरल ऊपर करिए, 40 डिग्री में घुमाइए और फिर एक फायर करने की पोजीशन में आइए, वगैरह वगैरह। राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कोई आदेश मुकुंद नरवणे को देना चाहिए था, जो कि जनरल है। ऐसा मामला इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, आप जानते हैं, टीवी में और सब जगह पे दूसरे वीडियोस में आपने इसे देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जिस किताब से ये रेफरेंस उठा रहे थे वो किताब पब्लिश्ड नहीं है। इट इज नॉट पब्लिश्ड। लोकसभा का एक प्रैक्टिस है कि आप छपी हुई चीज है जो पब्लिश्ड हुई है वो आप रेफरेंस के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि संसद में आप जो भी कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हैं उसकी कॉपी सारे मेंबर्स को देनी होती है। तो जब ये किताब छपी नहीं है तो इसका रेफरेंस कैसे देंगे?
सारे एमपीज को। तो ये कायदा है, ये नियम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए राजनाथ सिंह ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके ऊपर उसका विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब एक बिगड़ा हुआ बच्चा, ब्रैट, अगर उसे हम कहते हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी है तो वो जरूर करेगा। उसे पता है, अगर उसे कहा जाएगा ना कि इसके ये खड्डे में नहीं जाना, तो वो जानबूझकर जिद करके बेशर्मी से कूदेगा उसमें, भले फिर उसकी हड्डियां टूटे। नहीं, उसे उससे मतलब नहीं है। उसे बाकी सब लोगों ने मना किया कि ये नहीं करना है तो ये वो करेगा। राहुल गांधी वैसे ही है। जब उन्हें मना किया कि आप ये नहीं कर सकते तो उनको मजा आ गया, एक पिशाची आनंद उन्हें मिला कि अब तो सरकार को मैंने घेर लिया, सरकार को मैंने पकड़ लिया, उसका एक वीक पॉइंट हाथ में आ गया, अब मैं इसके ऊपर कुछ भी करूंगा। जो मामला था वो एफआईआर तक पहुंच गया और ये जनाब को पता चला कि अब तो फंस गए। तो उन्होंने वहां से यू टर्न लिया। बजट सेशन में जब वो बोले तो इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं। अब इसमें सब लोग फंसे हैं, राहुल गांधी तो फंसे ही फंसे हैं। उसके बाद नंबर आता है पब्लिशर पेंगुइन रैंडम इंडिया, ये भी फंसे। उसके बाद फंसे नरवणे खुद, और आखिर में जो फंसता है और फंसा है वो है भारतीय जनता पक्ष और सरकार। हम बात करते हैं कि कैसे ये लोग फंसे। राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि उनके पास ये अप्रकाशित किताब कैसे आई, ये किताब उनको किसने मुहैया कराई, क्योंकि ये अप्रकाशित किताब है, अनपब्लिश्ड बुक है। तो और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो उस किताब की कॉपी को पार्लियामेंट के बाहर ये लहराते हुए नजर आए। इस किताब के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि 2020 की गलवान की जो घटना हुई थी उसकी कुछ जानकारियां थी, डिटेल्स थी, और वहां पर कुछ ऐसी बातें भी थी जो उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी, मैंने आपको बताया, जिसके कारण ये किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अटक गई, क्योंकि वहां से इन लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद ये बुक पब्लिश होती है। जब इस तरह से कोई किताब अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रिव्यू के लिए अटक जाती है कुछ वजह से, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आ जाती है, यानी कि आप इसके बारे में सरकार की राय के बगैर, परमिशन के बगैर आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने ये समय क्यों चुना? कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ, उसके पहले न्यूजीलैंड के साथ, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड डील हो चुका था। अभी अभी जनवरी के एंड में हमने ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील किया। हमारे साथ एक और डील हुआ अमेरिका के साथ। तो ये वैसे हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। भारत सरकार को और पूरा देश इसमें खुशी से झूम रहा था। पूरे देश में खुशी की लहर थी कि भाई चलो हमारे ट्रेड डील्स हो गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन अमेरिका के साथ अभी हुआ नहीं है, लेकिन बाकी सब देशों के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए। तो यहाँ पर एक खुशी का माहौल था कि भाई अब हमारे साथ ट्रेड बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पर उद्योगों को काम मिलेगा, उद्योगों में काम आएगा तो लोगों को नौकरियां और काम मिलेगा। तो हमारा जो अर्थतंत्र है वो एक गति पकड़ेगा। ऐसे खुशी के माहौल में ये बदला, कहने लगा कि मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी इनडिसाइसिव है, वो अपने हिसाब से कोई निर्णय नहीं ले सकते। अब इनकी और इसकी बात कौन मानेगा? पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के जैसा कोई भी नेता नहीं है जो अपने हिसाब से और सही समय पे सही निर्णय
ले सके। दोस्तों, जिस तरह की इंफॉर्मेशन राहुल गांधी ने डिस्क्लोज की है और जिस तरह की बातें वो संसद में कर रहे थे, उससे सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन देशों को फायदा हो सकता है। और दुश्मन देशों में हम पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं है। हमारा असली दुश्मन चीन है। और याद रखें दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने देखी हैं। उस तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे सोनिया गांधी और अभी के जो वहां के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग खड़े हैं और राहुल गांधी कुछ साइन कर रहे हैं। आज तक ना तो कांग्रेस ने बताया और ना ही राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने बताया कि वो क्या डील साइन कर रहे हैं और वो क्या साइन कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हालांकि दोस्तों, उन्हें ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं, वो जिस तरह से बर्ताव करते हैं, उससे पता चलता है कि ये चीन का बचाव करने के लिए चीन को रिप्रेजेंट भारत में करते हैं और इसके लिए उनको काफी तगड़ा पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन ने तो मिला ही है और भी कहीं पर कुछ तगड़ा फायदा चीन ने करवा के दिया है। चीन इसी तरह से करता है। चीन ने श्रीलंका में भी ऐसे ही किया। उनके राजनेता जो थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसको पैसे खिलाए और उनको बर्बाद कर दिया। आप किसी भी देश में आप जाइए, चीन का ये तरीका है। भारत बच गया 2014 में। भारत ने नरेंद्र मोदी को चुना और भारत बच गया। वरना जो हालत आज दूसरे देशों की है, जिसमें मैं श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और ऐसे सब देशों को शामिल करता हूं, अफ्रीका के भी कुछ देश हैं जिसको चीन ने बर्बाद कर दी। ये जारी करने से फायदा किसे होता है? और होता और हुआ है तो वो चीन है। इनका आत्मविश्वास गजब का है। वो हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन फाइल के बारे में टिप करते हैं। वो बिट्टा को देशद्रोह बोलते हैं। संसद के बाहर 2 मिनिस्टर्स प्रहलाद जोशी और किरण रिजिजू जब प्रेस से बात करते हैं तो वो हाथ पकड़ लेते हैं प्रहलाद जोशी का और बोलते हैं हम सब साथ में खड़े हैं। ये जोकर है, इसे नहीं पता ये क्या कर रहा है। और इसकी इस तरह के रोज के नाटक हो गए हैं। ये ड्रामा करता है, बिल्कुल ड्रामा करता है। लोग तंग आ गए हैं। मैंने तो इनका, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं इसका वीडियो ही नहीं बनाता, क्योंकि पता है कि ये इसके ऊपर क्या, दोस्तों ये जो कर रहे हैं ना, ये बता रहा है कि उन्हें पता है कि वो भाजपा को और नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। 11 साल, 11.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराए, उसमें खलेल डाले, उनको डिस्टर्ब करें, कुछ कियोस खड़े करें, अराजकता फैलाएं। ये सब उन्होंने सोच रखा है, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा। तो अब क्या करें? तो अब उन्होंने मान लिया है कि वो मोदी को भी नहीं हरा सकते, कांग्रेस और भाजपा को भी नहीं हरा सकते। इन्होंने नक्की किया है कि वो तंग करेंगे, कुछ भी लेके आएंगे, कोई भी मैटर लेके आएंगे और बकवास करेंगे, सवाल बच्चे जैसे सवाल करेंगे, और जब उन्हें रोका जाएगा तो कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ये हमारे देश की कमनसीबी है कि हमें ऐसा विरोध पक्ष का नेता मिला है। मोदी सरकार 100% सही नहीं है, वो बहुत गलतियां कर रही है, लेकिन उनकी गलतियों को दिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि मोदी सरकार
जो कर रही है वो सही कर रही है। राहुल गांधी की अब आखिरी कोशिश नहीं है, ये आखिरी उनका बचपना मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक और बचपना है जो मैं ये वीडियो बनाने से पहले मुझे पता चला है कि अब वो किसानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इनका प्लान है कि एक दूसरा फर्जी किसान आंदोलन खड़ा किया जाए और सरकार को घेरे, सरकार को तकलीफ में डालें, अड़ंगा लगाएं, अराजकता पैदा करें, राइट्स करने की कोशिश करें, दंगे हो जाए, ये सब वो चाहते हैं। उन्होंने एक और नई कोशिश शुरू कर दी है ये कहते हुए कि जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, उसकी जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, वो भारत के किसान के खिलाफ है। किसान तो इनकी बात सुनने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तैयार बैठे हैं, जिसको हम आंदोलन जीवी कहते हैं, वो आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये लोग सब थोड़े समय में शुरू हो जाएंगे, फिर से दिल्ली को घेरने की कोशिश होगी, आसपास के लोगों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी, घूम के आना पड़ेगा, पेट्रोल का बर्बादी, समय का बर्बादी, ये सब होने वाला है। अब इसमें पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस, वो भी इसमें फंसा हुआ है। उन्होंने जो किताब की जो कॉपी है, मैन्युस्क्रिप्ट, जो उसकी स्क्रिप्ट होती है, मैन्युस्क्रिप्ट, वो उनके सेफ डिपॉजिट वॉल्ट से बाहर निकली है। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसकी जो किताब है, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट किस लोगों के पास होगी? मुकुंद नरवणे के पास, जिन्होंने लिखी है, पब्लिशर जो पेंगुइन रैंडम इंडिया हाउस है उसके पास, तीसरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो उन्होंने एक कॉपी दे रखी है उसके पास। इसके अलावा ये कॉपी किसी के भी पास नहीं होनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी के पास कैसे पहुंची? इसका जवाब पब्लिशर को देना पड़ेगा। इस मामले में एफआईआर फाइल हो चुकी है, तो ये कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरा जो है, एक बड़ा शक होता है कि ये विदेशी पब्लिशर है, तो इनके पास जब ये मैन्युस्क्रिप्ट आई तो उन्होंने कोई एजेंसीज के साथ तो इसे लीक नहीं कर दिया। ये हो सकता है कि ये चीनी जासूसी संस्थाओं के पास पहुंच गई हो सकता है ये अमेरिका के कुछ CIA या ऐसे कोई सीक्रेट एजेंसीज के पास पहुंच गई हो। शक तो होता है, और उससे बड़ा शक ये होता है कि ये जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, संसद में, और ये एक तरह से जो विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई, क्या ये टूल किट का हिस्सा है? क्योंकि ये विदेशी जो लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये आपको पता है, मुझे पता है, हम पूरे भारत को पता है कि बहुत सारी विदेशी संस्थाएं जो हैं वो इसके लिए पीछे लगी हुई है, इनको बहुत पैसा भी मिल रहा है। तो क्या ये पेंगुइन जो पब्लिशर है, ये भी उसी टूल किट का हिस्सा है कि उसके पास ये किताब आ गई और उन्होंने इसे लीक कर दिया? 2023 से ये किताब होल्ड पर है, ये अचानक 2026 में कैसे बाहर आई? दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो समस्या खड़ी हुई है वो जनरल मुकुंद नरवणे के लिए भी है। जब तक पब्लिशर ने ट्वीट नहीं किया, तब तक जनरल नरवणे चुप क्यों रहे? उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये किताब असली है या नकली है, या ये किताब राहुल गांधी के पास कैसे आई। विवाद जैसे ही शुरू हुआ, वो अपना पक्ष रख देते, दूसरे दिन तीसरे दिन टीवी चैनल पे चले जाते, बोल देते कि भाई ये बात ऐसा है। क्या उन्होंने उनका जो ये कहना कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आपको जो ठीक लगे वो करिए, तो उसका मतलब उन्होंने क्या निकाला? तो ये उन्हें इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। वो चुप रहे, पब्लिशर के पीछे छुपे रहे। जब तक पब्लिशर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा।
क्या जनरल नरवणे पब्लिशर से बंधे हुए थे कि जब तक पब्लिशर कोई नई बात बोलेगा तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई समझौता था? ये एक बड़ा सा मुद्दा है जिसके ऊपर नरवणे फंस गए। हालांकि उन्होंने बाद में कुछ इंटरव्यूज दिए और क्लैरिफिकेशन और क्लैरिफाई करने की कोशिश उन्होंने की। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो किताब जो रोकी गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2023 से, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होती हैं, सिस्टम्स जो होती हैं, आंतरिक प्रक्रिया जो होती है, उसे लिखने की ज़रूरत क्या थी जिसकी वजह से वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फंस गई? लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नरवणे 2022 में रिटायर हुए आर्मी से, और आर्मी से निकलने के बाद एक स्टैंडर्ड एक रूल है कि वो 5 साल तक अपने जो एक्सपीरियंस है वो पब्लिक में साझा नहीं कर सकते। यानी कि 2022 से लेके 2027 तक वो ऐसी कोई भी किताब नहीं लिख सकते जिसमें इस तरह की बातें हों, अपने ऑपरेशंस की डिटेल्स हों या उनके कार्य की जो भी कुछ उनका एक्सपीरियंस था और जो उनका बायोग्राफी थी वो नहीं लिख सकते। तो वो उन्होंने क्यों लिखी? वो सेना के जनरल हैं, उन्हें पता होता है कि इस तरह की जानकारियां जो वो लिख रहे हैं उससे फायदा किसे होगा। और मैं आपसे पूछता हूं कि गलवान में जो हुआ उसमें जो भारत की सेना ने जो भी कार्यवाही की, उसकी जो प्रोसीजर्स जो थी, वो उसमें किसकी दिलचस्पी होगी? तो आप तुरंत मुझे कहेंगे कि भाई चीन की, क्योंकि वो चीन के खिलाफ हुआ था। तो जब चीन के खिलाफ ये हुआ है और चीन को फायदा होगा तो नरवणे जी ने ये क्यों करा? क्या ऐसी कोई जानकारी लिखने के लिए या देने के लिए जो कंट्रोवर्शियल हो, जो विवादास्पद हो, ऐसा लिखने के लिए क्या पब्लिशर ने ही कहा था क्या जनरल नरवणे को कि भाई आप इस तरह से ये ऐसी सारी इंफॉर्मेशन लिखे ताकि हम जो हमारी जो बुक है जिसे हम पब्लिश करेंगे वो तुरंत बिक जाए? और जनरल ने वो उसमें लिख दी। तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। दूसरी एक बात है, क्या जनरल नरवणे 2023 से उनकी किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अटकने से काफ़ी नाराज थे और इसके चलते उन्होंने पिछले दरवाजे से पब्लिशर को हाँ कह दी हो और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो लीक हो गई हो? जो कमाई किताब की बिक्री से होने वाली है, जो आपने सोचा है, अगर उससे ज़्यादा पैसा अगर आपको ऐसे ही मिल जाता है तो आप मना नहीं करोगे। मैं जनरल नरवणे की ईमानदारी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल जो बातें हैं ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनरल नरवणे अग्निवीर योजना के खिलाफ थे। भारत सरकार की काफ़ी एम्बिशियस योजना है ये। इसके चलते उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया, वो बिपिन रावत को बनाया गया। सरकार के साथ इनका एक तरह से मनमुटाव तो था, सरकार से उनके दिल में कहीं पर नाराजगी थी। तो क्या वो नाराजगी इस तरह से बाहर आई जो उन्होंने राहुल गांधी को इनके इस तरह के जो काम है उसमें साथ दिया? और अब आखिर में आता है कि भाजपा, भारतीय जनता पक्ष और उसकी सरकार, इनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मेरा मानना है कि बीजेपी सरकार राहुल के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टाइन फाइल्स के बारे में टिप्पणी के चलते इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाने की बात करी, लेकिन फिर दूसरे दिन उसे वापस खींच लिया
हालांकि निशिकांत दुबे जो हम भाजपा के दूसरे एमपी है, वो सब्सटेंटिव मोशन लेकर आ रहे हैं और सब्सटेंटिव मोशन में राहुल गांधी के जो संसद का जो व्यवहार है उसकी पूरी पोस्टमार्टम होगी और उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी और हो सकता है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाए। इससे आगे हो सकता है कि उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाए कोई भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने की। लेकिन ये यहाँ तक भारतीय जनता पक्ष और इनकी सरकार जाएगी, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है और समझा है कि राहुल गांधी भाजपा की एक बहुत बड़ी एसेट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो मेहनत करते हैं जिताने के लिए भाजपा को, और दूसरी तरफ राहुल गांधी मेहनत करते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि राहुल गांधी को जेल में डालने से अच्छा कि वो बाहर ही रहें और इस तरह के सारे कारनामे करते रहें और वो लोगों की नज़र में से नीचे गिरते रहें। हालांकि मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करूंगा कि वो एक बहुत होशियार नेता हैं और वो जानते हैं कि किसी को भी जेल में डालने से या फिर उसे मरवा देने से या उसके ऊपर कोई फिजिकल अटैक करने से अच्छा ये है कि वो लोगों की नज़र से ही इतने गिर जाए कि उनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाए। जैसे लालू प्रसाद यादव, जैसे शरद पवार, जैसे उद्धव ठाकरे, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन उनका राजकीय मृत्यु हो गया है, ये खत्म हो गए हैं, अब ये खड़े नहीं हो सकते। तो वो चाहते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके राजकीय विरोधियों को इसी तरह से खत्म कर दिया जाए। एक और बात है जो नरेंद्र मोदी को डराती है, वो है इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी हार गई थी तो उस वक्त की जनता पार्टी ने उन्हें जेल में डाला था, उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ा था, जिसने जनता पार्टी की नींव हिला दी थी, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहते। वो समझते हैं कि यहाँ भारत के लोग बहुत ज्यादा, एक बंदा सारे काले कारनामे करता है लेकिन अगर उसे इस तरह से गिरफ्तार करते हैं तो लोगों के दिल में इतनी भावनाएं जागृत हो जाती है कि उसने जितना गलत काम किया था उसे माफ कर देती है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय इतने गलत काम किए थे, कितने लोगों को मार दिया था, कितनों को जेल में डाला था। जो जेल में थे उनकी हालत इतनी खराब थी और इसके चलते अब उसे जेल में जब डाला गया तो हमारे देश के लोग की भावनाएं खड़ी हो गई। नरेंद्र मोदी इसी बात से डरते हैं, वो भारत के लोगों दिल के ऊपर भरोसा नहीं करते और इसीलिए राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता और नहीं होंगे, वो गिरफ्तार भी नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने राहुल गांधी की इस वजह से कुछ उपयोगिता बना ली है कि आप अब इन्हें गिरफ्तार तो कर नहीं सकते, जेल में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि लोगों की भावनाएं जागृत हो जाएगी और उन्हें सिंपैथी मिल जाएगी और हो सकता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएं और हो सकता है कि वो इलेक्शन जीत भी जाए। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई भी जुआ नहीं खेलना चाहता और इस वजह से राहुल गांधी के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी जब तक कि जनता
उन्हें घर पर नहीं बिठाती। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लगने लगा है कि अब बस, अब बहुत हो गया। देश की जनता, नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो शायद सब लोग नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता। जो अब तक हो रहा है उसके ऊपर से ये मेरा अंदाज़ा है कि ऐसे होगा। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और नरेंद्र मोदी मुझे आके कुछ बताते नहीं, तो ये मेरा अंदाज़ा है। लेकिन अब ऐसा लोगों को भी लगने लगा है कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं इसका अब अंत आना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ जो सब्सटेंटिव मोशन आया है, उसके ऊपर भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार क्या करती है, ये हमें देखना पड़ेगा। भाजपा को भी समझना पड़ेगा, उसके शीर्ष नेतृत्व को भी समझना पड़ेगा कि भाजपा ने राहुल गांधी को बहुत भुनाया, बहुत इस्तेमाल किया, अब बस हुआ। और अगर सरकार इस वक्त, इस बार कोई एक्शन लेने का मन बनाती है तो आप मान कर चलिए राहुल गांधी बहुत बुरे फंसे हैं। एफआईआर एक तरफ है और एक तरफ उनका ये सब्सटेंटिव मोशन है। इन दोनों में अगर सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो राहुल गांधी की सदस्यता तो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो जिंदगी भर इलेक्शन फिर से कभी लड़ ना पाए और ऐसे संसद में वापस उनकी एंट्री रुक जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।